हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में एक स्वागत है। चलिए आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियल करंट सोर्स है। एक आइडियल करंट सोर्स जो होता है उसमें क्या होता है? जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लो वैल्यू ऑफ करंट होती है, लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है। ठीक है, तो जो आइडियल करंट सोर्स होता है, आइडियल करंट सोर्स, इसमें क्या होता है? जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वाट है, जूल सेकंड है, किलोवाट आवर है और वोल्ट एम्पीयर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किलोवाट आवर। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? उसकी यूनिट क्या है? किलोवाट आवर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट पूछ रहा है। हेनरी, कूलाम, वाट, वाट आवर। तो पावर की जो यूनिट होती है, देखिए पावर क्या होती है? ये होती है आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर बाई आर और होती है वी आई। ये आपकी क्या होती है? पावर होती है। ये पावर के फॉर्मूले हैं। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है आपकी वाट, और इसको कह सकते हैं जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड भी होती है इसकी यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द करंट थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक जो होती है वो पास होती है सर्किट से तो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ल्यूमिनस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिनोटेड एज। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अल्फा से। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इसमें पूछा इसकी यूनिट क्या है? ओम पर डिग्री सेल्सियस, महो पर ओम डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और महो पर डिग्री सेल्सियस। और देखिए इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी पर डिग्री सेल्सियस। इंसुलेटर में इंसुलेटर में जिसकी वैल्यू होती है क्या होती है? निगेटिव होती है। और कंडक्टर में इसकी पॉजिटिव होती है। सेमीकंडक्टर में आपका निगेटिव होता है, क्योंकि बच्चों इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। अब कह रहा है कि जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या करता है, क्या वैरी करता है? किसके इनवर्सली होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, लेंथ क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, टेम्परेचर होता है, रेजिस्टिविटी होता है। तो देखिए ओम्स जो रेजिस्टेंस लॉ है, रेजिस्टेंस लॉ, उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए आता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपसे पूछ, और देखिए आपका यहाँ पे क्या है? R रेजिस्टेंस है,
आर रेजिस्टेंस है, रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एल आपका लेंथ है ऑफ द कंडक्टर, और ए आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। बच्चों आपसे कभी कभी रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी भी यूनिट पूछता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ये होती है आपका ओम मीटर। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, कार्बन है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर आपका क्या होता है, सिल्वर होता है। देखिए सबसे अच्छा होता है आपका सिल्वर, उसके बाद आपका आता है कॉपर, उसके बाद आता है आपका गोल्ड, उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन। सिल्वर की जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है वो क्या है, 96% है। और जो आपकी कॉपर है इसका होता है 90%। और जो आपका गोल्ड होता है इसका जो कंडक्टेंस होता है 99%। लेकिन इसमें जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए सिल्वर को पहले रखा गया है। ठीक है बच्चों। और जो एल्युमिनियम की कंडक्टेंस है, एल्युमिनियम का चालकता जिसे बोलते हैं वो क्या है, 60% है। और जो आयरन है इसकी 40% से 50% के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम, और न्यूटन स्क्वायर कूलाम। तो बच्चों आंसर क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर अ डीसी मोटर क्या होगा, बैक ईएमएफ की वैल्यू जब वोल्टेज के बराबर हो जाए, बैक ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज की आधी हो जाए, बैक ईएमएफ हमेशा वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो, और ई बी इज इक्वल टू 0.5 आई ए आर ए। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम आउटपुट पावर, ई बी इज इक्वल टू क्या होता है, V/2 होता है, V/2 होता है। A simple method of increasing the voltage of an DC जनरेटर, मतलब एक सिंपल मेथड है जिससे हम डीसी जनरेटर का वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं। क्या, टू डिक्रीज द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, मतलब एयर गैप की फ्लक्स डेंसिटी कम करके, टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन की स्पीड को बढ़ाकर, टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन की स्पीड को घटाकर, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आर्मेचर, आर्मेचर की लेंथ बढ़ाकर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, टू इंक्रीज स्पीड ऑफ द रोटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग डाउन अ हिल द डीसी मोटर एक्ट्स, मतलब क्या है, कह रहा है कि जब पहाड़ियों से मोटर ट्रेन नीचे जाती है तो डीसी मोटर की तरह कार्य करती है। किसकी तरह, डीसी सीरीज मोटर की तरह, डीसी शंट मोटर की तरह, डीसी सीरीज जनरेटर की तरह, डीसी शंट जनरेटर की तरह। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डीसी सीरीज जनरेटर की तरह।
मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द मोटर विल अकर व्हेन कॉपर लॉसेस बड़ा होगा आयरन लॉसेस से, कॉपर लॉसेस छोटा होगा आयरन लॉसेस से, कॉपर लॉसेस बड़ा होगा फ्रिक्शन लॉसेस से, कॉपर लॉसेस बड़ा होगा कांस्टेंट लॉसेस से। देखिए कांस्टेंट लॉसेस आपके क्या होते हैं, आयरन लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस फिक्स होता ही है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, चौथा बिल्कुल सही है। और कॉपर लॉसेस जो है आयरन लॉसेस के बराबर हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इकोनॉमिक्स मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग विथ सेल्फ एक्साइटेशन, डायनेमिक ब्रेकिंग विथ सेपरेट एक्साइटेशन और प्लगिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लगिंग ऑफ अ डीसी मोटर इज नॉर्मली एग्जीक्यूटेड रिवर्सिंग द फील्ड पोलैरिटी, रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी, रिवर्सिंग द आर्मेचर कनेक्शन, कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस अक्रॉस द आर्मेचर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास बी इंसुलेशन कैन विद स्टैंड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, कह रहा है जो क्लास बी का जो इंसुलेशन होता है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस होता है, 130 डिग्री सेल्सियस होता है, 105 डिग्री सेल्सियस होता है, 135 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, 130 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले वीडियो में बताया था क्लास ए का कितना होता है, क्लास बी का कितना होता है, सब बताया था, उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन टर्म्स ऑफ फुल लोड करंट इज यूजुअली 2% to 5%, 3% to 15%, 9% to 12%, 12% से 15%। कह रहा है देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। यहाँ इसको हम सप्लाई देते हैं, तो बच्चों क्या होता है इसमें I0 करंट फ्लो होती है। अब इसी I0 करंट की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो I0 करंट जो होती है इस आउटपुट में जो करंट फ्लो होगी, अगर हम लोड लगा देंगे यहाँ पे, अगर हम लोड लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, एक I2 करंट फ्लो होगी। इस I2 करंट का 2% से लेकर 5% तक इसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। I0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2% से लेकर 5% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैलिएंट पोल टाइप रोटर आर जनरली यूज्ड विद प्राइम मूवर ऑफ हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, लो एंड हाई स्पीड। कह रहा है जो सैलिएंट पोल टाइप का जो रोटर होता है उसका यूज होता है प्राइम मूवर, किस प्राइम मूवर के साथ होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लो स्पीड। क्या होगा, लो स्पीड। कह रहा है द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर इज टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टार्क एंड, मतलब कह रहा है कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें हम क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, किस लिए, सेल्फ एक्साइटेशन बनाने के लिए, और क्या करते हैं, स्टार्टिंग टार्क, और क्या करते हैं, रिड्यूस स्पीड टू प्रिवेंट हंटिंग टू इंक्रीज स्पीड, नन ऑफ दिस। तो बच्चों क्या होता है, हंटिंग को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू। अब कह रहा है जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी जो बनावट होती है किसके समान होती है, डीसी कंपाउंड मोटर की तरह, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह, डीसी शंट जनरेटर की तरह, अल्टरनेटर की तरह। तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है, सिंक्रोनस मोटर सेम एज इन कंस्ट्रक्शन टू अल्टरनेटर,
अल्टरनेटर के समान इसकी संरचना होती है, ठीक है, अल्टरनेटर के समान जो होती है सिंक्रोनस मोटर की संरचना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इज, एक सिंक्रोनस मोटर अनएक्साइटेड है वो क्या है? रिलक्टेंस मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है, रिपल्सन मोटर है, एसी सीरीज मोटर है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रिलक्टेंस मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस शेप ऑफ टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज, मतलब जो हम लोग इंडक्शन मोटर की टार्क और स्लिप की जो कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं, वो कैसा होता है? हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू सिंक्रोनस मोटर, इज इक्वल टू मोटर स्पीड, इज इक्वल टू 0, नन ऑफ दिस। देखिए जो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है? उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है। क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। और जो सिंक्रोनस स्पीड होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 120F/P। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। अब अगला क्वेश्चन है। शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू मेजर द इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो बच्चों जो शेयरिंग ब्रिज होता है, शेयरिंग ब्रिज, इसका प्रयोग हम लोग कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ थर्मल पावर प्लांट द टाइप ऑफ टरबाइन इज यूज, थर्मल पावर प्लांट में कौन सी टरबाइन यूज होती है ये आपसे पूछा गया है। फ्रांसिस टरबाइन यूज होती है, कैप्लॉन टरबाइन यूज होती है, पेल्टन व्हील होती है और स्टीम टरबाइन। तो बच्चों क्या होगा? स्टीम टरबाइन यूज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इन अ थर्मल पावर प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट में वो किसके द्वारा होती है? एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, हीट एनर्जी ऑफ कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, कंबशन ऑफ डीजल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हीट एनर्जी एट कोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर ड्राइवन बाय हाइड्रोलिक टर्बाइन आर बिल्ट फॉर स्पीड्स वैरिंग फ्रॉम, ठीक है, 600 से 1500 आरपीएम, 1000 से 2000 आरपीएम, 100 से 600 आरपीएम, 1500 से 3000 आरपीएम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 100 से 600 आरपीएम। The stator winding of a three-phase alternator usually utilize full pitch coil, short pitch coil, full pitch और short pitch, all of the above। तो बच्चों आंसर क्या होगा? short pitch coil। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The distribution factor of the stator winding of a three-phase alternator is, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछ रहा है। क्या होता है? यूनिटी होता है, मच लेस देन यूनिटी होता है, मोर देन यूनिटी होता है, स्लाइटली लेस देन यूनिटी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्लाइटली लेस देन यूनिटी। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द थिकनेस ऑफ रोटर लैमिनेशन एज कंपेयर टू स्टेटर लैमिनेशन इज लार्जर, लेसर, सम, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? लार्जर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी ऑफ
द अल्टरनेटर इज इक्वल टू m sin अल्फा अपॉन साइन m अल्फा साइन m अल्फा अपॉन 2 अपॉन m साइन अल्फा बाई 2, और आपका m साइन अल्फा बाई 2 m अल्फा बाई 2 नन ऑफ। तो बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? साइन m अल्फा बाई 2 अपॉन m साइन अल्फा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द लो स्पीड रीजन द नेचर ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज। ये बच्चों दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पहले। कह रहा है कि जो इंडक्शन मोटर होता है उसका जो स्लिप टॉर्क कर्व होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर स्ट्रेट होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है, नन ऑफ दिस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। टॉर्क डेवलप बाय द मोटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एट जीरो स्लिप इज। ठीक है, मैक्सिमम 30% ऑफ फुल लोड, 50% ऑफ फुल लोड, 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0 होगा। देखिए टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे एस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो टार्क भी क्या हो जाएगा? टार्क विल बी 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नो लोड करंट ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20%, 45%, 10%, 30%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर कैन बी डिटरमाइंड इनडायरेक्टली बाय ओपन सर्किट टेस्ट अलोन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट अलोन, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट। अब इसमें देखिए समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो आपका इफिशियंसी हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक, वो कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों को मिला के हम लोग इसकी इफिशियंसी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? थर्ड बिल्कुल सही है। फॉर हाई स्टार्टिंग टार्क द मोस्ट सुटेबल थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज। ठीक है, मतलब हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए कौन सी थ्री फेज इंडक्शन मोटर सुटेबल है? स्क्वायरल केज टाइप, स्लिप रिंग टाइप, डीप बार स्क्वायरल केज टाइप, डबल केज इंडक्शन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस। देखिए बच्चों, जहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा लैमिनेशन की बात आ जाए, जहाँ पे क्या हो जाए बच्चों, लैमिनेशन की बात आ जाए, वहाँ पे समझ लीजिए एडी करंट लॉस की को घटाने के लिए बात हो रही है। और जहाँ पे सिलिकॉन स्टील आ जाए वहाँ पे समझ लीजिए हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए। देखिए मैं बता देता हूँ एडी करंट लॉसेस के लिए, एडी करंट लॉसेस वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लैमिनेशन होगा। और हिस्टोलिसिस लॉसेस के लिए आपका क्या होगा? सिलिकॉन स्टील यूज़ होगा। मोस्टली हम लोग सिलिकॉन स्टील का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे लैमिनेट पूछा है कि लैमिनेट करते हैं किसको कम करने के लिए? तो आपका क्या होगा? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग इफ एट थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज लैगिंग, लीडिंग, मे बी लैगिंग और लीडिंग यूनिटी। तो बच्चों आंसर क्या होगा?
आपका इंडक्शन मोटर का वो पूछ रहा है ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, ये पीएफ लिखा है पावर फैक्टर, ठीक है। तो देखिए इंडक्शन मोटर का क्या होता है, लैगिंग होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 3-phase डबल केज इंडक्शन मोटर द नॉर्मल ऑपरेटिंग टॉर्क इज डेवलप्ड बाय आउटर केज वाइंडिंग, इनर केज वाइंडिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इनर केज वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग ऑन नो लोड द टोटल पावर ड्रॉ बाय द मोटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आउटपुट बाय ईटा, टोटल लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस, आयरन लॉसेस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कांस्टेंट लॉसेस। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइल स्पैन फैक्टर केसी ऑफ एन अल्टरनेटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन केसी इज इक्वल टू साइन बीटा बाई 2, केसी इज इक्वल टू कॉस बीटा, केसी इज इक्वल टू कॉस बीटा बाई 2, केसी इक्वल टू साइन बीटा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, केसी इक्वल टू कॉस बीटा बाई 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a synchronous motor is normally operating then power factor is, मतलब नॉर्मली ऑपरेट होगी तो पावर फैक्टर क्या होगा सिंक्रोनस मोटर का, लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, जीरो होगा, यूनिटी होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, यूनिटी होगा। अ 3-phase synchronous motor draw minimum armature current when it is operating अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, एट नॉर्मल एक्साइटेशन, नन ऑफ दिस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एट नॉर्मल एक्साइटेशन। एवरेज ईएमएफ जनरेटेड इन ईच स्टेटर कंडक्टर ऑफ अल्टरनेटर इज गिवन एज P5N by 60, P5N by 120, Pn by 120, P5N। तो बच्चों आंसर पहला आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर एट फुल लोड ऑफ अ मीडियम रेटिंग 3-phase इंडक्शन मोटर इज अबाउट टू, क्या है, 0.81 लैगिंग, 0.88 लीडिंग, 0.88 लैगिंग, 0.82 लैगिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 0.88 लैगिंग। A 3-phase induction motor would develop maximum torque at a slip given by 0.03 R2 by X2, X2 by R2, none of these। तो बच्चों स्लिप की वैल्यू क्या होगी, S इक्वल टू मैक्सिमम जब होता है टार्क तो क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन पे क्या होता है, मैक्सिमम टार्क डेवलप होता है इंडक्शन मोटर में। या कह सकते हैं R2 इज इक्वल टू S X2। ये मैक्सिमम टार्क की कंडीशन है बच्चों, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्लिप ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर अंडर ब्लॉक रोटर टेस्ट इज, ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, 0.05 होती है, 0.02 होती है। तो बच्चों क्या होती है, स्लिप की वैल्यू 1 होती है। द इफेक्ट ऑफ एवरेज, द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज हार्मोनिक्स ऑन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आर इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक लॉसेज, reduce life of insulation, decrease efficiency, all of the above। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, all of the above। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर हेल्प्स इन, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज होता है वो क्या करता है, इंप्रूविंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है। डिसिपेटिंग ऑफ द हीट, ठीक, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, क्या करता है, हीट से भी बचाता है और क्या कहते हैं, इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू 3-phase ट्रांसफार्मर कैन बी ऑपरेट इन पैरेलल, डेल्टा बाय डेल्टा एंड डेल्टा बाय स्टार,
स्टार बाई स्टार एंड स्टार बाई डेल्टा, स्टार बाई स्टार, डेल्टा बाई स्टार। तो बच्चों आंसर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टर यूज्ड फॉर द वाइंडिंग ऑफ द जनरेटर आर मोस्टली ऑफ एल्युमिनियम, प्योर कॉपर, एनिलीड कॉपर, लो रेजिस्टिविटी हार्ड कॉपर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लो रेजिस्टिविटी हार्ड कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने अपने कॉलेज में टेस्ट लिया था बच्चे का, जिसमें 50 में 18 नंबर पाए हैं ये। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ इन्होंने गलत किया है, कौन कौन सा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर के लिए डैश डैश मटेरियल यूज होता है। तो देखिए आर्मेचर पूछा है, तो आर्मेचर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील। और जो आपका योक होता है ये कास्ट आयरन का बनाया होता है। और जो आपका स्टेटर होता है ये सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। सब मैं बता दे रहा हूँ इसी में बच्चों। और आपका जो कम्यूटेटर होता है वो हार्ड ड्रॉ कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रॉ कॉपर का। और जो ब्रश होते हैं वो कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर इनका क्या होगा? सिलिकॉन स्टील होगा, लेकिन इन्होंने सिलिकॉन स्टील ही लगाया, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है, इन्होंने ये पूछा है डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग होता है। इन्होंने आंसर लगाया है बैटरी चार्जिंग, जबकि गलत है। डीसी सीरीज जनरेटर का एज अ बूस्टर यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में। बैटरी चार्जिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज होता है। और ट्रेन में ट्रैक्शन में हम लोग सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं, सीरीज जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के आर्मेचर कंडक्टर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? इन्होंने बच्चों एसी लगाया है, एसी बिल्कुल सही है। जो आपका आर्मेचर होता है उसमें क्या होता है? एसी जनरेट होता है। एसी आर्मेचर जो कंडक्टर होता है आपका, आर्मेचर कंडक्टर, उसमें आपका क्या होता है? एसी जनरेट होता है। और कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और ये कार्बन ब्रश की सहायता से बाहर एक्सटर्नल सर्किट में भेज दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने लिखा है जनरेटर का ईएमएफ निर्भर करता है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी पे लगाया है, जबकि गलत है। देखिए ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? फाई पी एन जेड बाई 60 है, जिसमें आपका पी जेड बाई 60 ए ये आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है, के होता है। तो ई बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? के फाई एन। तो यहाँ से आपका ईएमएफ का पूछ रहा है, तो ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा? आपका फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्पीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डीसी मशीन का योग पोल फ्लक्स ले जाता है, फुल ले जाता है, 1 ऑफ ले जाता है, 2 टाइम्स ऑफ द ले जाता है परफॉर्मेंस। तो बच्चों जो फ्लक्स होता है वो 5/2 लेता है, 5/2 लेता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 1 ऑफ। ठीक है, इन्होंने 2 टाइम्स लगाया, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग में किस जनरेटर का प्रयोग होता है? सीरीज जनरेटर का होता है, शंट जनरेटर का होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का होता है, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का होता है। तो बच्चों डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर का प्रयोग होता है, इन्होंने स्प्लिट लगाया है, तो बिल्कुल सही है इनका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैप बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है
हाई वोल्टेज के लिए किया आता है, हाई करंट के लिए किया आता है, लो वोल्टेज हाई करंट के लिए, लो हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, लो वोल्टेज लो करंट के लिए। तो इन्होंने बच्चों हाई वोल्टेज लो करंट के लिए लगाया, जबकि गलत है ये। जो लैप बाइंडिंग होती है बच्चों, आप देख लीजिए, जो लैप बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए की जाती है। और जो आपकी वेव बाइंडिंग होती है इसका जस्ट अपोजिट होती है, वो क्या होती है, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए की जाती है। तो इन्होंने ये लगाया तो इनका गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मैकेनिकल रेक्टिफायर किसे कहा जाता है? इन्होंने कम्यूटेटर लगाया, बिल्कुल सही है। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? जनरेटर में। और मोटर में क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी मशीन में उत्पन्न ईएमएफ का फॉर्मूला होगा। इन्होंने पहला लगाया, बिल्कुल सही है। देखिए ई इज इक्वल टू क्या होता है, 5PN Z/60A होता है। ठीक, अगर हम लैप बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, लैप बाइंडिंग में तो क्या होता है, A बराबर P होता है। तो इसमें ईएमएफ होगा आपका EB इज इक्वल टू 5NZ/60 हो जाएगा। और वेव बाइंडिंग में A बराबर 2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू PNZ/120। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मोटर की गति n है और पोलों संख्या p है तो मोटर की गति का सूत्र है। इन्होंने लगाया है सेकंड, बिल्कुल सही लगाया है इन्होंने। ये होता है n इज इक्वल टू 120F/p। n क्या है, स्पीड है, p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है 0.01 लगभग, 250 ओम लगभग, 1 किलो से अधिक, 1 ओम से कम। देखिए जो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस यह होगा तो 1 इक्वल टू और बराबर, ठीक है, मतलब 1 से कम या 1 होता है। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से कौन सा मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है? सीरीज मोटर देता है, शंट मोटर देता है, कंपाउंड मोटर देता है, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों जो इन्होंने गलत लगाया है, जो सीरीज मोटर होती है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका हम लोग ट्रैक्शन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर है, वेरिएबल स्पीड मोटर, कांस्टेंट स्पीड मोटर, हाई स्पीड मोटर, हाई पावर स्पीड। तो बच्चों जो आपकी डीसी शंट मोटर होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। ठीक है, डीसी शंट मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन का पोल बना होता है सिलिकॉन स्टील का, कास्ट आयरन का, रॉड आयरन का, इसको बोलते हैं ढलवा लोहा। ढलवा लोहा।
सॉफ्ट आयरन। तो इन्होंने कॉस्ट आयरन लगाया। कॉस्ट आयरन का तो आपका क्या होता है, योग बना होता है। सिलिकॉन स्टील का आर्मेचर बना होता है। ठीक, सॉफ्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ढलवा लोहा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर के टार्क स्लिप का कर्व का आकार डैश डैश होता है। पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है, स्ट्रेट लाइन। इन्होंने रेक्टेंगुलर पैराबोला लगाया, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर का संचालन गति डैश डैश के बराबर नहीं हो सकती। सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड, स्लिप स्पीड, स्टेटर स्पीड। तो इन्होंने रोटर स्पीड लगाया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड। जो रोटर स्पीड होती है वो क्या होती है, वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। ठीक है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड से होता है। और जब वो सिंक्रोनस स्पीड से जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एयर गैप के थ्रू आता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर अवस्था में स्लिप डैश डैश होता है। 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है और नियत रहता है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन में एस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। ठीक है, अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, इंडक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर है। तो बच्चों इन्होंने सिंक्रोनस मोटर पर लगाया। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए इसको हम लोग डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जो होती है वो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंडक्शन मोटर में होता है, ठीक, ये आपको फॉर्मूला दिया है स्लिप का, इन्होंने ये लगाया, बिल्कुल गलत है। जो एस होता है वो क्या होता है, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस होता है। एस क्या है आपका, स्लिप है। एन आपका रोटर की स्पीड है। जो एन एस है आपका सिंक्रोनस स्पीड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल के समान होता है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। इसमें आंसर बच्चों क्या होगा, इंडक्शन मोटर होगा। इन्होंने सिंक्रोनस मोटर लगाया, बिल्कुल गलत है। देखिए दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। देखिए कैसे, ये ट्रांसफार्मर हो गया आपका, ये इंडक्शन मोटर हो गई। देखिए इसमें क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, स्टेटर होता है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, रोटर होता है। इसमें क्या होती है, ये क्या होती है, स्टेबल होती है। ये रोटेबल होता है। दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करते हैं। दोनों जो हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर डैश डैश के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फैराडे लॉ पे करता है, स्टेनमेन लॉ पे करता है, लेंज लॉ पे करता है, एम्पियर लॉ पे करता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, फैराडे लॉ होगा। इन्होंने इन्होंने किस पे लगा दिया है, इन्होंने लगा दिया है स्टेनमेन लॉ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेथ मशीन में कौन सा जनरेटर प्रयोग होता है। डीसी शंट जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। तो डीसी शंट जनरेटर जो होता है आपका, ये चार्जिंग में होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। सीरीज जो होता है
बूस्टर वर्क करता है एज अ बूस्टर, और ये आपका क्या होता है, लेथ मशीन में यूज होता है। ठीक, चलेगा क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है केवीए में, एचपी में, केडब्ल्यू में। तो जो रेटिंग होती है डीसी जनरेटर की रेटिंग, ये केडब्ल्यू में होती है। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, केवीए में होती है। फ्यूज़ की रेटिंग एम्पियर में होती है। बैटरी की एम्पियर आवर में होती है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवेलेटर में किस मोटर का प्रयोग होता है? डीसी शंट मोटर का होता है, डीसी सीरीज मोटर का होता है, कोमुलेटिव कंपाउंड मोटर का होता है, डीसी डिफरेंशियल मोटर। इन्होंने बच्चों शंट लगाया है, तो शंट मोटर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, कोमुलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी बनावट सिंक्रोनस मोटर के समान होती है? डीसी सीरीज मोटर की होती है, इंडक्शन मोटर की होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की होती है, अल्टरनेटर की होती है। तो बच्चों क्या होती है, अल्टरनेटर की जो बनावट होती है वो सिंक्रोनस मोटर की तरह होती है। निम्नलिखित में से किस सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है? जनित ईएमएफ फ्रीक्वेंसी पे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ पोल्स पे और ऑल पे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? निम्न में से ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, एल्युमिनियम है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, नन है। तो वो ट्राइवेलेंट जो होता है आपका ये एल्युमिनियम है। ट्राइवेलेंट का यूज करके हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो आपका आर्सेनिक फास्फोरस है ये पेंटावेलेंट है, इनसे हम लोग एन टाइप बनाते हैं। ठीक, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो ये आपका गैप सेमीकंडक्टर में होता है। और ये जो गैप होता है ये इंसुलेटर में होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर है 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट जर्मेनियम का होता है, और ये 0.7 जो होता है सिलिकॉन का होता है। बच्चों हम लोग सिलिकॉन का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर जर्मेनियम की अपेक्षा सह सकता है। ये सिलिकॉन जो होता है 175 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है 40.6%, 58.8%, 81.2%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 81.2% जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है। और ये जो आपको दिया 40.6%, ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी है, हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये ब्रिज रेक्टिफायर की इफिशियंसी है, ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे अच्छा रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर होता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने पूछा था। एलईडी की पावर रेटिंग होती है वाट में होती है, मिलीवाट में होती है, किलोवाट में होती है, मेगावाट में। तो इन्होंने वाट लगाया, गलत है, ये मिलीवाट में होती है। रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, ए प्लस बी दोनों। तो इन्होंने ए प्लस बी लगाया, गलत है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक, 2 बिट्स को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एडर का करते हैं, फुल एडर करते हैं, हाफ एडर करता है, नन का करता है। तो 2 बिट्स को जोड़ने के लिए हम लोग हाफ एडर यूज करते हैं, और 2 से अधिक फुल एडर का प्रयोग करते हैं, फुल एडर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है? 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों इन्होंने क्या लगाया है? 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पे, जो कि गलत है। आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे चलती है। और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए भी करते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। रेजिस्टर यूज होता है, इंडक्टर यूज होता है, कैपेसिटर होता है और नन। तो बच्चों कैपेसिटर का प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। इन्होंने रेजिस्टर लगाया है, बिल्कुल गलत है। सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व किसके बीच होता है? फील्ड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में नन। तो बच्चों वी जो कर्व होता है, ये जो वी कर्व बनता है, ये क्या होता है? आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में बनता है। इन्होंने आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में लगाया, जो कि गलत है। इंडक्शन मोटर किस सप्लाई पे वर्क करती है? डीसी करती है, एसी करती है, A+B और नन। तो बच्चों इंडक्शन मोटर जो होती है आपकी, वो एसी पे कार्य करती है और इसको हम लोग इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर किसका बना होता है? हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, हार्ड कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट स्टील। इन्होंने हार्ड सिलिकॉन स्टील पे लगाया, जो कि गलत है। ये हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। देखिए एन टाइप मेजॉरिटी, एन फॉर निगेटिव याद रखिएगा, मैं मेजॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी होल्स होते हैं। अगर हम पी की बात करें, पी टाइप की, तो इसमें मेजॉरिटी होल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने इस पे लगाया, इनका सही है। रेक्टिफायर का वर्क होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में, एसी टू एसी नहीं। तो रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और ये कई प्रकार के होते हैं। क्या होता है? एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और होता है ब्रिज रेक्टिफायर। इसकी इफिशियंसी क्या होती है? 40.6% होती है और इसकी होती है 81.2% होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है जब आपूर्ति वोल्टेज घटता बढ़ता है, भार में परिवर्तन होता है, मोटर का भार घटता है, नन। तो बच्चों इसमें इन्होंने लगाया है आपूर्ति वोल्टेज घटता बढ़ता है, जबकि गलत है। भार में जब परिवर्तन होता है तब उसमें सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती है। तो बच्चों ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होती है तो पावर फैक्टर होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, यूनिटी होगा, जीरो होगा। तो बच्चों तब क्या होगा? यूनिटी होगा। इन्होंने यूनिटी लगाया है तो ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज वाले सिंक्रोनस मोटर में नंबर ऑफ स्लिप कितनी होती है? 9 स्लिप रिंग होती है, 1 स्लिप रिंग होती है, 2 स्लिप रिंग होती है। तो बच्चों क्या होती है? 2 स्लिप रिंग होती है, 2 स्लिप रिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा,
यूनिटी को 0 को, तो बच्चों 0 होगा, इन्होंने सही लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में टार्क मैक्सिमम होता है, कब होता है? देखिए मैक्सिमम टार्क कब होगा? जब S बराबर R2/X2 होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो R2 = SX2। तो आपका इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, इन्होंने पहला लगाया बिल्कुल गलत है। इसमें लगता है ये कंफ्यूज हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लॉजिक गेट्स का सिंबल, ये सिंबल दिया आपको, और गेट का है, नैंड गेट का है, एंड गेट का और नन, कोई नहीं। तो बच्चों ये सिंबल जो है आपका एंड गेट का है। देखिए तीनों को मैं सिंबल बता देता हूँ। देखिए नॉट का होता है, ये आपका एंड गेट हो गया, और ये आपका और गेट हो गया, ये आपका और गेट हो गया, ये आपका और गेट, ये आपका एंड गेट, और ये आपका नॉट गेट। इसमें क्या होते हैं? A B A Y Y A B Y। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? और गेट को कहा जाता है, एंड गेट को कहा जाता है, नॉट गेट को कहा जाता है, नैंड गेट को। तो देखिए यूनिवर्सल गेट दो हैं, नैंड गेट है आपका, और एक आपका नॉर गेट है। नैंड गेट आपका ये हो गया, A B A, ये आपका नैंड गेट हो गया, और A B Y, ये आपका नॉर गेट हो गया। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं कि इन गेटों की सहायता से हम अन्य गेट भी बना सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर होता है तो एसी मोटर में क्या होता है? देखिए डीसी मशीन में अगर कम्यूटेटर होता है तो एसी मशीन में, एसी मोटर में क्या होता है? तो आपका क्या होता है? स्लिप रिंग होता है। कम्यूटेटर तो आपका डीसी मशीन में होता है, तो उन्होंने गलत लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन में रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध होता है? इन्होंने पहला लगाया बिल्कुल सही है। FR = क्या होता है? SF होता है। SF क्या है? ये स्टेटर फ्रीक्वेंसी है, S क्या आपका स्लिप है, और FR आपका रोटर फ्रीक्वेंसी है। बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि इस इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर में S का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। 50 क्वेश्चन बच्चों मैंने पूछे थे, लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। ईडी करंट का फॉर्मूला है। देखिए ईडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है? W ईडी करंट लॉसेज का KE Bmax की पावर स्क्वायर F² T²। अगर आपसे हिस्टोलिसिस पूछते हैं तो WH = KH Bmax की पावर 1.6 FV। ये आपका एडी करंट लॉस है। और ये आपका हिस्टोलिसिस लॉस है। तो बच्चों आज मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो पूरा वीडियो देखें जिससे आपकी UPPCL की तैयारी हो सके। थैंक यू।